हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 30th जुलाई 2022। सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं लास्ट सेशन के। ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू सी ऑफ एजियन बाय, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डार्डिनेली स्ट्रेट। सेकंड क्वेश्चन है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 28 जुलाई। थर्ड क्वेश्चन है बाजराम बेगाच was recently appointed as the president of, and the correct answer is option C, that is Albania. फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ईरान। लास्ट लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड अंडर। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया वुड बी द वेन्यू फॉर 44th चेस ओलंपियाड। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोहिबिटेड इफ फाउंड वायलेटिंग द एंटी डोपिंग रूल्स। फोर्थ क्वेश्चन है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। करंट अफेयर्स देख लेते हैं। कर माजीरी जो है पेंच टाइगर रिजर्व के पास, उसको डिक्लेयर किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। पेंच टाइगर रिजर्व के पास है ये, सियोनी डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, और 1410 हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट एरिया है इसमें। और इससे क्या होगा कि टाइगर रिजर्व जो है इसको ये स्ट्रेंथन करेगा, इसकी मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करेगा। देन बोथ कार्निवोरस एंड हार्बीवोरस जो एनिमल्स हैं इनको एक एडिशनल स्पेस मिलेगा रहने के लिए। इसको मिलाकर मध्य प्रदेश में 24 सेंचुरीज हो चुकी हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। यहाँ पे तो नई सेंचुरी बनाई है करमाजीरी जो है, बट करेरा को डी नोटिफाई कर दिया है। करेरा जो है 202 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी और ये लोकल पॉपुलेशन की डिमांड थी कि इसको डी नोटिफाई किया जाए। ये बनाई गई थी 1981 में। सोन चिड़िया एक बर्ड है, रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे सोन चिड़िया जो है वो रिसेंटली स्पॉट नहीं की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 1992 से लेकर अब तक जो है सोन चिड़िया स्पीशीज यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं की गई है। देन जब ये नोटिफाइड एरिया था तो यहाँ पे सेल परचेज जो है लैंड का वो बंद था, तभी लोगों ने यहाँ पे डिमांड रखी कि इसको डी नोटिफाई किया जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि पेंच रिजर्व के पास है पेंच टाइगर रिजर्व, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पेंच रिजर्व जो है ये 2 स्टेट्स में है फैली हुई, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। पेंच रिवर इससे फ्लो करती है और पार्क्स को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 1975 में, और इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया इन द ईयर 1998-1999। मैमल्स यहाँ पे मिलेंगे स्लोथ बियर, जैकल, नीलगाय, वाइल्ड डॉग। बर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट बर्ड्स, पी फाउल, मैगपाई, रॉबिन, माइना। नेशनल हाईवे 7 जो है यहाँ से निकलता है और इसका जिक्र जो है एन ए अकबरी में भी किया गया है। इसके अलावा एक फेमस बुक है द जंगल बुक, किसकी है ये? रुडयार्ड किपलिंग की। और मोगली जो है इसी बुक का फेमस कैरेक्टर है। ये भी पेंच टाइगर रिजर्व के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी ने यहाँ पे मेंबरशिप दी है कंबोडिया, उज्बेकिस्तान एंड कोट डिवोर को। इन सबको एसोसिएट मेंबरशिप दी गई है और इससे आईसीसी की जो टोटल मेंबर्स हैं वो 108 कंट्रीज़ हैं और 96 जो हैं जिसमें एसोसिएट्स हैं। और 2 एशियन टीम्स इसमें ऐड होने के बाद जो एशियन कंट्रीज़ का नंबर है वो 25 हो चुका है, वाइल कोट डिवोर जो है वो 21st कंट्री है अफ्रीका से। अब इसमें मेंबरशिप लेने के लिए जो डिटेल्ड क्राइटेरिया है वो क्लोज 2.1 में है आईसीसी मेंबरशिप क्राइटेरिया में। इसमें लिखा गया कि टीम के पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 50 ओवर टीम होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 20 ओवर टीम जो है टूर्नामेंट्स यहाँ पे कंडक्ट होने चाहिए। इसके अलावा क्लियर जूनियर एंड वीमेन पाथवेज होने चाहिए, मतलब जूनियर टीम भी होनी चाहिए और वीमेन पार्टिसिपेशन के लिए भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स होने चाहिए। आईसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। इस्टेब्लिश्ड की गई थी 1909 में बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, और इसका उस टाइम पे नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1965 में इसको रीनेम कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस और फाइनली 1989 में इसको रीनेम कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर है इसका दुबई में, दैट इज़ इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और करंट आईसीसी चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो न्यूजीलैंड से हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोर सेक्टर आउटपुट जो है वो एक्सपैंड हुआ है 12.7%। जून का ये डेटा है जो कि पहले 18.1% था, मतलब एक्सपैंड तो हुआ नो डाउट, बट पिछले एस्टिमेट से ये थोड़ा मॉडरेट हो गया है। और सारे ही सेक्टर्स ने यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिली है एक्सेप्ट क्रूड ऑयल, जहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। कोल, सीमेंट
इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये 15% और इससे ज़्यादा जो है इनकी ग्रोथ हुई है एज़ कम्पेयर टू जून 2021 आउटपुट लेवल। नेचुरल गैस की 1.2%, स्टील 3.3%, फर्टिलाइज़र 8.8%। हालांकि जो क्रूड ऑयल है ये ड्रॉप किया है 1.7% पिछले साल से। और 8 कोर इंडस्ट्रीज़ अपने याद रखनी है कौन कौन सी हैं: पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 8 इंडस्ट्रीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, केरला ने टॉप किया है असेंबली सिटिंग में 2021 में। केरला जो पिछले साल 8th स्लॉट पे थी असेंबली सिटिंग में कि नंबर ऑफ डेज जो है असेंबली कितने दिन उसने फंक्शन किया है कोविड पेंडेमिक के टाइम पे, अभी जो है उसकी रैंकिंग टॉप पे आ गई है। 61 डेज की सिटिंग रही है जो हाईएस्ट है कंट्री में। बट इसके साथ एक और यहाँ पे अचीवमेंट है केरला की, 144 ऑर्डिनेंसेस जो हैं पास किए हैं। ऑर्डिनेंस बेसिकली कब पास किया जाता है? सेंटर में प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास करता है, स्टेट में गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करता है। ऑर्डिनेंस जो है ये पास तब किया जाता है जब असेंबली जो है स्टेट में सेशन में ना हो। असेंबली सेशन में ना होने की वजह से गवर्नर जो है लॉ बना सकता है। इट मीन्स ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जिसकी इक्वल वैल्यू होगी लॉ के, असेंबली लॉ के। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है और उस ऑर्डिनेंस की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी पार्लियामेंट्री लॉ के। तो ये आपने याद रखना है। और एक ऑर्डिनेंस की जो वैल्यू है वो 6 मंथ तक रहती है, मतलब जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ रहता है। देन ये स्टडी कंडक्ट करवाई गई है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने, जो दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है। आउट ऑफ 28 स्टेट असेंबलीज एंड 1 यूनियन टेरिटरी, 17 जो हैं उनमें से 20 से भी कम दिन उनकी मीटिंग हुई है। इनमें से भी जो 5 हैं, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड दिल्ली, ये 10 या 10 से कम दिन के लिए सिर्फ इनकी असेंबली हुई है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे 2002 है, इसको करेक्ट कर लीजिए, जिसको हेड किया था फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MN वेंकटचालिया जी ने। इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी मीटिंग एटलीस्ट ऐसी स्टेट या यूटीज जिसकी मेंबर्स 70 से कम है, जैसे कि पुडुचेरी है, उसकी मीटिंग कम से कम 50 दिन चलनी चाहिए एक साल में। और जो दूसरे हाउसेज हैं जैसे कि तमिलनाडु हैं, उनकी एटलीस्ट 90 डेज जो है चलनी चाहिए। और ये जो 50 डेज वाली कैटेगरी में 10 स्टेट्स आती हैं, 10 स्टेट एंड यूटीज़, और जो सेकंड कैटेगरी है 90 डेज वाली, इसमें 20 के अराउंड आती हैं। तो ये आपने याद रखना है। और कुछ स्टेट्स यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ जिनका यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है, इट मीन्स सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, दैट इज़ विधानसभा। बट कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ऐसी स्टेट्स को बोला जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जहाँ पे विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगा। इसमें टोटल 6 स्टेट्स हैं, याद रखनी आपने बाई कैमरल जो है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, देन बिहार है, देन कर्नाटक है, देन महाराष्ट्र, देन तेलंगाना एंड फाइनली उत्तर प्रदेश। तो ये 6 स्टेट्स आपने याद रखनी है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है, इसको कर्ब करने के लिए इंडिया में एक कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट्री एक्ट के अंडर बनाई गई थी, दैट इज़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। और इन्होंने कमेमोरेट किया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग 30 जुलाई को। इस ओकेजन पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने स्टेट कमीशन के साथ मिलकर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर 25 डेज जो है कैंपेन चलाने का डिसाइड किया है। इसका नाम है बाल तस्करी से आज़ादी ऑन, या फिर इंग्लिश जो इसके लिए टर्म है कम्बैटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग। 1 अगस्त 2022 से लेकर 21 अगस्त 2022 तक 75 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें कवर किए जाएंगे ऑन द ईव ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इस कैंपेन के अंडर क्या हुआ, ऑफिशियल्स जो हैं NCPCR के, वो बॉर्डर विलेजेस में जाएंगे और 75th इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट करेंगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के साथ। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का, कि जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेंसिटाइज करना और यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि बच्चों में क्या रिस्क है, मतलब कौन कौन से बच्चे ज़्यादा रिस्क पे हैं, कौन से वल्नरेबल हैं, और कैसे जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट किया जा सकता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के। थीम क्या है इस साल की, यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विच प्राइमरीली फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी बीइंग अ टूल टू प्रोलिफरेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसका मतलब है जैसे टेक्नोलॉजी जो है आजकल उसका यूज़ किया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, और यही जो है इसकी मेन थीम भी है। इसका मेन फोकस है कि डिजिटल जो डोमेन है
उस पर फोकस करना, और बच्चे जो हैं, बच्चों की जो वल्नरेबिलिटी है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, उस वल्नरेबिलिटी को कम करना। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक ने टॉप किया एफडीआई इन्फ्लोज में। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो ए पर्सन है, वो इंडिया में क्या करता है, इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करता है। मान लो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इंडिया में फिजिकल सेटअप भी हो रहा है, रिक्रूटमेंट भी होगी यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है तो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये कंपैरेटिवली स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। और टॉप किसने किया है स्टेट में, कर्नाटक ने, हाईएस्ट एफडीआई आई है यहाँ पे, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु एंड हरियाणा। और सिंगापुर जो है वो टॉप कंट्री बनी है जहाँ से एफडीआई इन्फ्लोज आ रहे हैं इंडिया में, फॉलोड बाय यूएसए एंड देन फॉलोड बाय मॉरिशियस, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। टॉप 5 सेक्टर्स जिसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, देन सर्विसेज सेक्टर, देन ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री जो है ये इस्टेब्लिश की जाएगी स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन में। किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इजिप्ट एंड इंडियन कंपनी के बीच में। और इस एमओयू में क्या स्टेट किया गया है, रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ये इन्वेस्ट करेगी $8 बिलियन। यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं कंस्ट्रक्ट की जाएंगी जो क्रिएट करेंगी अराउंड 20,000 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन एक कंपैरेटिवली क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो जनरेट की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी से, और इसमें कार्बन एमिशंस जो हैं वो बहुत कम होती हैं। तो कंपैरेटिवली क्लीनर एनर्जी है ये। और आने वाले टाइम में प्लान है 2,20,000 टन जो है यहाँ पे क्लीन फ्यूल जो है जनरेट किया जाएगा। और इसमें जो और इन्वेस्टर्स हैं दैट इज़ गोल्डमैन सैश ग्रुप है एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। स्विस कैनाल के बारे में पढ़ लेते हैं। स्विस कैनाल जो है आप मैप में आप देख सकते हो, ये 2 सीज को कनेक्ट कर रही है, दैट इज़ मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो नॉर्थ टू साउथ रन करता है अक्रॉस द इस्थुमस ऑफ स्विस और कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन एंड रेड सी को। और ये जो कैनाल है ये सेपरेट करती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशियन कॉन्टिनेंट के साथ। देन ये शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट प्रोवाइड करती है यूरोप से एशिया की तरफ, खासकर इंडिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवीली यूज्ड शिपिंग लेन है ये, जो कैरी करती है अराउंड 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बाय वॉल्यूम। तो ये आपने याद रखना है। देन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है इस्थुमस। इस्थुमस क्या है, बेसिकली एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कनेक्ट करती है 2 बड़े लैंड मासिस को। यहाँ पे आप देख सकते हो किसको कनेक्ट कर रहा है, इजिप्ट को और यहाँ पे सीरिया को। तो ये आपने याद रखना है। और ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी इट वाज अराउंड 1859 के अराउंड जो है स्विस कैनाल इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और इसको 10 साल के अराउंड जो है लग गए थे बनने में। 1869 के अराउंड जो है इसकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड वर्कशॉप हुई है रेगुलेशन कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर। किसको लेकर, क्लीन हाइड्रोजन को लेकर। और ये एफर्ट्स हैं अंडर क्वाड क्लीन एनर्जी पिलर एंड क्वाड क्लीन हाइड्रोजन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के अंडर, जो स्ट्रेंथन करेंगे जो ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स हैं क्वाड मेंबर्स के। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा क्लीन हाइड्रोजन सेक्टर में। और ये जो क्वाड क्लीन हाइड्रोजन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा क्लीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, और न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट जो है इस एरिया में देखे जाएंगे। और इसका मेन गोल क्या है कि कॉस्ट जो इन्वॉल्व है क्लीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में, उस कॉस्ट को कम करना। देन कैसे कम होगी, थ्रू कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज किया जाएगा। देन सप्लाई नेटवर्क्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा। और क्लीन हाइड्रोजन जो है क्रिटिकल रोल प्ले करती है वर्ल्ड वाइड इन अचीविंग डिकार्बोनाइजेशन एजेंट्स एंड सिक्योरिंग एनर्जी सप्लाई चेन्स। मीन्स जो फ्यूचर एनर्जी है वो ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको हम देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की फॉर्म में। कंपैरेटिवली क्लीनर एनर्जी है ये। और आपको पता है कि कोल वगैरह जो है, कोल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है कि ये कंपैरेटिवली क्लीन एनर्जी है और बहुत कम मात्रा में इसमें कार्बन एमिशंस होते हैं। क्वाड के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसके मेंबर कौन कौन है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया
एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आइडिया क्या किसने दिया था क्वाड का? फॉर्मर जापानीज मिनिस्टर हैं जिनको रिसेंटली असैसिनेट भी किया गया है, शिंजो एबे। 2007 में आइडिया दिया था। और इनका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर एंड सस्टेन एन ओपन, फ्री एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। तो इनका ये मेन गोल है। और क्वाड मेंबर्स की एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज़ मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज है। इनिशियली 3 मेंबर्स थे इसके जो पार्टिसिपेट करते थे मालाबार एक्सरसाइज में, दैट इज़ इंडिया, जापान एंड यूएस। और कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।